Hello students, you're welcome in the class of internal combustion engines. Okay, so this is the lecture number 9. In this lecture, we'll discuss about the actual cycles and their analysis. So in the previous lecture, it is in the maybe lecture number 7, I was discussed how actual cycle works of the engine. Okay, so in this cycle, in this lecture, we will discuss basically about what losses are extracted from the engine or uh, due to the various forms such as radiation, coolant loss और exhaust. Okay, so जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एक्चुअल साइकिल के जब हमने पीवी डायग्राम्स ड्रॉ किए थे उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसके जस्ट बाद हमारा ग्राफ कर्व हो रहा है और आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है देन उसके बाद एकदम डेविएट हुआ है. सो क्या इसमें क्या डिफरेंस है ये हम चेक करेंगे. ओके, सो आज हम बात करेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये क्यों है और इसको हम किस तरह से एनालाइज करते हैं और किस वजह से ये लॉसेस होते हैं, है ना. सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो हमारे इंजन से इमिशंस होते हैं वो एक्चुअली किन किन फॉर्म में होते हैं, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, है ना, रिएक्शन कैसे होता है उनका, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम उससे आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे. तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि प्रीवियस लेक्चर जब एंड किया था कि हमारा जो सल्फ़र है वो हमारे डीजल से निकलता है. तो सल्फ़र की क्वांटिटी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि हमारे इंडिया में जो सल्फ़र है वो 0.5% है हमारे डीजल में, और अगर जापान की बात करें तो इट इज़ 0.0015%. एंड और यूएस की बात करें तो ये सल्फ़र जो है हमारा 0.005% हमारे इस डीजल में रहता है. ठीक है. सो तो आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि सस्पेंडेड एसपीएम बोलते हैं इसको, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर. कि सो ये जो हमारा सल्फ़र है ये इस सल्फ़र से कोई कंबशन प्रोसेस नहीं हो रही है. तो ये इस जो सल्फ़र है ये जब हमारे कंबशन प्रोसेस में जब हमारा कोई रिएक्शन नहीं होती इसके साथ तो ये डायरेक्ट हमारा एग्जॉस्ट से बाहर निकलता है और ये हमारे एयर के साथ क्या होता है उसमें फ्लाई करता रहता है. ठीक है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है और ये उड़ता रहता है चारों तरफ. सो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो इसका साइज है, इसका जो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर है ये इसको सस्पेंडेड मैटर में ही काउंट किया जाता है. सो इसका जो साइज है बहुत ही माइन्यूट है, ये 10 माइक्रो मीटर्स का रहता है, 10 माइक्रोमीटर्स का. सो जब हमारे ये लंग्स में आता है तो हमें, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हमें गाड़ी से कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि ये पार्टिकुलर ये जो सल्फर है ये हमारे लंग्स में जब जाता है तो हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है. सो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे इंजन से जो भी कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं, जो एग्जॉस्ट बाहर निकल रहा है उसमें कम से कम मतलब 0% हमारा क्या निकले, ये हमारा कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स बाहर निकले, पॉल्यूटेंट्स बाहर निकले जो कि हमारे लिए हार्मफुल है. हम लोग चाहते हैं कि हमारा H2O बाहर निकले, नाइट्रोजन बाहर निकले एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले. ठीक है. बाद बाकी सारा कुछ हमारा क्या हो जाए इंजन या कंबस्टिबल प्रोसेस में ही अंदर एंड हो जाए. ओके, कंबस्ट हो जाए अच्छे से. ठीक है. सो जैसे आप पेट्रोल इंजन्स को देखते हैं तो मैं अगर पेट्रोल इंजन की बात करूंगा तो अगर सिलेंडर की बात करता हूँ तो सिलेंडर का साइज हम पेट्रोल इंजन में डायमीटर कम रखते हैं. ओके. और डीजल इंजन में आप देखें, हम डीजल इंजन के जो सिलेंडर होते हैं, जो पिस्टन होगा वो हम क्या रखते हैं, उनका डायमीटर ज़्यादा रखते हैं. ठीक है. और कभी भी याद रखना है आप लोगों को, जो भी हमें स्प्रे करना है डीजल इंजन में, अगर हमको स्प्रे कर रहे हैं, डीजल का स्प्रे कर रहे हैं फ्यूल इंजेक्टर से, तो वो हमारे वॉल्स पे नहीं जाना चाहिए, सिलेंडर की वॉल्स पे कभी नहीं आना चाहिए. अगर सिलेंडर वॉल्स पे जाएगा तो हम उसकी जो थर्मल एनर्जी उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और हमारा जो कंबशन प्रोसेस होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ सिलेंडर वॉल्स, ठीक है, उस डायरेक्शन में होगी. तो हमें जो भी स्प्रे करना है डीजल का वो हमें पिस्टन के ऊपर करना है, जिससे जो भी हमारा कंबशन प्रोसेस हो वो पिस्टन के जस्ट ऊपर हो. ठीक है. सो ये बता दिया मैंने. तो डीजल में क्या है कि हमें डायमीटर ज़्यादा रखना है. ठीक है. और हमें जो स्ट्रोक लेंथ है वो हमारे पेट्रोल की स्ट्रोक लेंथ भी हम कम रखते हैं और डायमीटर भी कम रखते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें पेट्रोल को ज़्यादा टाइम नहीं देना है बर्न होने के लिए, है ना. सो अगर हमारा क्या पेट्रोल को ज़्यादा टाइम मिलेगा कंबशन में, हो सकता है उसे कहीं से हीट मिल जाए और वो हीट ले ले और देन क्या हो जाए वहाँ
बर्निंग प्रोसेस हो जाए, तो ऑटो इग्नाइट हो जाएगा फ्यूल हमारा। ठीक है। और डीजल इंजन में क्या है, एक्चुअली हमारी स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा रहती है, डायमीटर भी हम ज़्यादा लेते हैं, तो हम धीरे धीरे स्प्रे करते हैं डीजल का ड्यू टू इंजेक्टर। तो ये फ्यूल हमारा स्टेजेस में बर्न होता है, इकट्ठा फ्यूल बर्न नहीं होता। सो वहाँ पे हम डायमीटर को बढ़ाना चाहते हैं डीजल में, और पेट्रोल में हम डायमीटर छोटा रखना चाहते हैं, जिससे सरफेस एरिया कम हो और फ्यूल को टाइम ना हो मिले कि वो पहले से ही ऑटो इग्नाइट हो जाए। ठीक है। सो आज के टॉपिक से हम डिसाइड करते हैं आज मैं आपसे क्या डिस्कस करूँगा। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। सो आप एक्चुअल साइकिल को समझ पाएंगे एक्चुअली क्या होती हैं एक्चुअल साइकिल। सो मैंने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने ये फिर से डाल दिया है एक सिलेंडर अरेंजमेंट का, जो मैंने क्लासिफिकेशन में आपसे डिस्कस किया था। सो you see here the various types of cylinders. First one is inline cylinder, second one U cylinder, third one V type, next one X type, radial, H type, opposed cylinder, opposed piston. So ये डेल्टा टाइप, ये अलग अलग तरीके के आप लोगों के सिलेंडर अरेंजमेंट्स हैं। तो अभी हमारी इंडियन जो व्हीकल्स हैं जितने भी, उनमें इनलाइन इंजन्स यूज़ करते हैं हम। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका था, जैसे वी इंजन है तो हमारे V6 है, 6 सिलेंडर कोई गाड़ी है तो स्पेस कम है आगे बोनट में। तो वहाँ पे हम क्या है, स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हम वी टाइप इंजन्स यूज़ करते हैं, और ये इंजन थोड़े कॉस्टली होते हैं इनलाइन इंजन से, क्योंकि इनकी जो केसिंग है और डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक। सो इसी तरह से हमारा रेडियल इंजन है, ये एरोप्लेन्स में, एविएशन में यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ये जो आप लोगों को सामने दिख रहे हैं HUV टाइप। सो आप लोग इनको देखिए, जैसे हार्ली डेविडसन में वी इंजन आता है उसकी बाइक में, है ना। जैसे आप GT कॉन्टिनेंटल देखेंगे हमारी इसकी रॉयल इनफील्ड की, तो उसमें भी वी इंजन है। सो बड़े इंजन्स मैंने वी इंजन आते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है देखना है इनको, ये आप लोगों के लिए दे रहा हूँ मैं, होमवर्क मान लीजिए एक तरीके से। देखिए ये इंजन्स किस किस जगह पे यूज़ हुए हैं। ठीक है। Now again come in the main topic, which is actual cycles and their analysis. So हमारी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से हमारी जो एक्चुअल साइकिल की एफिशिएंसी बहुत कम रहती है। सो इसमें बहुत सारे जो मेजर लॉसेस हैं वो क्यों हैं, मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। तो फर्स्ट वन, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर। सो स्पेसिफिक हीट्स का हमारा बहुत वेरिएशन है इंजन में। ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट समझते हैं ना आप लोग, CP/CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। सो ये हमारा एक पॉइंट है कि स्पेसिफिक हीट हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के साथ अलग अलग वेरी करती हैं। नेक्स्ट वन, डिसोसिएशन ऑफ द कंबशन प्रोडक्ट। सो जो कंबशन प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिसोसिएशन है उनका। नेक्स्ट वन, प्रोग्रेसिव कंबशन प्रोग्रेसिव होता है, हम लोग इंस्टेंट नहीं होता, धीरे धीरे कंबशन प्रोसेस होती है, तो हम इसको प्रोग्रेसिव कंबशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल का कंबशन है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। हीट ट्रांसफर इनटू वॉल्स ऑफ द कंबशन चैम्बर। तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हमारे कंबशन चैम्बर की वॉल्स पे हो रहा है ना। तो जैसे मैंने इनकम्प्लीट कंबशन की बात करी तो आप लोगों को बोला कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, जिन्होंने हमारी कंबशन प्रोसेस में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो कंबशन हुए ही नहीं, वो डायरेक्ट हमारे साइलेंसर से बाहर निकल गए। नेक्स्ट वन, हीट ट्रांसफर इनटू द वॉल्स ऑफ दी, जो हमारी वॉल्स पे जाएंगी तो उस हीट का हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। मैंने ये बोला कि हमारी जो हीट है वो डायरेक्टली जो प्रेशर है वो हमारे पिस्टन हेड पे होना चाहिए, पिस्टन के ऊपर होना चाहिए, जिससे कि वो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करे और उससे उस प्रेशर एनर्जी को यूटिलाइज करें। वॉल्स पे हम प्रेशर लगाएंगे तो हमें क्या है, कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं है बेटे। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर इनटू द वॉल्स ऑफ द कंबशन चैम्बर। ठीक है। सो ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट, ब्लो डाउन एट द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट प्रेस। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जॉस्ट वाल्व को मैं बॉटम डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले ही ओपन कर देता हूँ। तो ब्लो डाउन मतलब एकदम प्रेशर ड्रॉप होना, इसको हम बोलते हैं ब्लो डाउन। सो मैंने आपको जो एक्चुअल साइकिल का PV डायग्राम दिखाया था उसमें लास्ट में मैंने आपको पर्टिकुलर आप देखेंगे तो मैंने लास्ट में एक लाइन ड्रॉ करी थी, है ना। सो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, ये हमारा ब्लो डाउन है। मतलब पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर नहीं पहुंचा, उससे पहले मैंने एग्जॉस्ट वाल्व को खोल दिया, तो प्रेशर क्या हुआ सिलेंडर के अंदर, एकदम ड्रॉप होगा ना बेटे। जो प्रेशर जनरेट हो रहा था सिलेंडर के अंदर, क्योंकि लॉक था सिलेंडर को जैसे ही ओपन कर दिया देन क्या हो जाएगा बेटे, ये हमारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलेंगे तो सिलेंडर में एकदम प्रेशर क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ब्लो डाउन एट द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट प्रोसेस। सो एक्चुअल साइकिल और एयर स्टैंडर्ड साइकिल कैसे डिफरेंस है, ये मैं बता दिया है कि हम उसको आइडियल साइकिल मानते हैं एयर स्टैंडर्ड को,
और एयर एक्चुअल साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, अगर हम बात करें एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की, जो हमारी एक्चुअल साइकिल है, अगर हमें डिफर बोलें कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल से किस तरीके से, तो पहला देखिए, द वर्किंग सब्सटेंस बीइंग ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल वेपर और फाइनली एटोमाइज्ड लिक्विड फ्यूल इन एयर कंबाइंड विद प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन लेफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल। सो बेटे देखिए, इसमें दो चीज हो रही है। एक्चुअल साइकिल में क्या डिफरेंस हो रहा है, तो पहले हमारा जो फ्यूल आया है अंदर, है ना, जो फ्यूल अंदर आ रहा है, और दूसरा हमारा जो फ्यूल हमें कंबशन में बाहर निकालना था वो पूरा बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, पिस्टन ने धक्का नहीं मारा और वो बाहर नहीं निकल पाया। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा क्या हो गया, दिस इज द जो हमारा फ्यूल बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, इन दोनों का स्पेसिफिक हीट में बहुत डिफरेंस होगा। पहले जो चार्ज था वो बहुत हीटेड होगा और न्यू चार्ज आया बेटा हमारा क्या होगा, उसका टेम्परेचर बहुत डाउन होगा इन कंपेयर ऑफ द कंबस्टिबल प्रोडक्ट। सो दोनों जब मिक्स होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा स्पेसिफिक हीट में, फ्यूल में और जो बर्न फ्यूल इन दोनों में। ठीक है, सो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। दूसरा देखिए, द चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। सो वर्किंग सब्सटेंस की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंज हो रहा है ना, और एयर स्टैंडर्ड साइकिल में ये नहीं होता है। थर्ड वन, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये बता चुका हूँ मैं। चेंज इन द कंपोजिशन टेम्परेचर एंड एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्रेश चार्ज बिकॉज द रेजिडुअल गैसेस। तो हमारा जो कंबशन के कारण जो गैसेस हमारे सिलेंडर के अंदर रह गई हैं, और जो हमारा एक्चुअल चार्ज इनटेक करेगा तो उसमें जब मिक्स हो जाएंगे दोनों फ्रेश चार्ज और रेजिडुअल गैसेस, तो इससे क्या होगा, जो कंपोजिशन है हमारे फ्रेश चार्ज का वो चेंज हो जाएगा। उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे UBHC मिक्स हो सकते हैं, है ना, NOx मिक्स हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स हो सकता है। सो एक्चुअल जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एयर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल साइकिल, है ना। सो वही हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें देखिए प्रोग्रेसिव कंबशन, मैंने अब आपको बताया ना, स्टेज बाय स्टेज है। जो फ्लेम का प्रोपोगेशन है, वो फ्लेम का प्रोपेगेशन है, मतलब प्रोपेगेट मतलब फैलना, तो लेयर बाय लेयर फ्लेम बर्न होती हुई जाती है। पहले टॉप वाला पार्ट हमारा बर्न होता है, स्पार्क प्लग ने स्पार्क दिया तो टॉप में जो फ्यूल होगा बर्न होगा, फिर वो ट्रांसफर करेगा, कुछ ही मिली सेकेंड्स में ये ट्रांसफर करेगा एनर्जी, और ये पिस्टन को जाके स्ट्राइक करेंगे। ठीक है बेटे, सो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव कंबशन बोलते हैं। ठीक है, रेदर देन द इंस्टेंटेनियस कंबशन। तो हमारा इंस्टेंटेनियस कंबशन से हमारा प्रोग्रेसिव कंबशन होता है इंजन में। तो हम चाहते हैं इंस्टेंटेनियस, पर ऐसा होता नहीं है, इस वजह से हमारी जो है एक्चुअल साइकिल है डिफर होती है एयर स्टैंडर्ड साइकिल से। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द वर्किंग मीडियम। ठीक है, 7.1 द एग्जॉस्ट ब्लो डाउन, जो उसकी मैंने बात करी थी लास्ट में, एकदम क्या होता है हमारा, एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन करते हैं, देन ये गैसेस हमारी बाहर निकल जाती है, प्रेशर एकदम डाउन होता है। नेक्स्ट वन, गैस लीकेज फ्लूइड फ्रिक्शन इन एक्चुअल इंजन्स, है ना। तो गैस लीकेज होती है, फ्लूइड का फ्रिक्शन हो रहा है ये हमारा एक्चुअल इंजन्स में, तो इसकी वजह से हमारा ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल से डिफर होता है। ठीक है, सो जो जितने भी मैंने फैक्टर्स आप लोगों से डिस्कस किए हैं, तो उसमें जो मेन है वो फैक्टर हमारे क्या है, टाइम लॉस फैक्टर, हीट लॉस फैक्टर, एग्जॉस्ट ब्लो डाउन फैक्टर। ये तीनों बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं हमारे इंजन की इफिशियंसी को इन द कंपेयर ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड साइकिल इफिशियंसी। सो जो हमारा टाइम लॉस हो रहा है, लॉस ड्यू टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एयर आल्सो फॉर कंबशन। ठीक है, सो मैं अभी नेक्स्ट यूनिट में आपको डिस्कस करूंगा ये टाइम लॉस कैसे होता है। एक्चुअली जब हमारा चार्ज इनटेक होता है, तो अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो हमारा क्या पहले से होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, हमें पहले से साइकिल डिफाइंड नहीं है हमारी, हमने तो एयर डाल दी उसके एयर के अंदर, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल का स्प्रे कर रहे हैं। तो चार्ज जब मिलेगा, टेम्परेचर रेज होगा हमारे डीजल वेपर्स का या डीजल फ्यूल का हमारा, देन उसके बाद कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। यही है ना बेटे। अब उसके बाद जो कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होगी उसमें भी लेयर बाय लेयर प्रोसेस हो रही है, टाइम लगना है उसमें। ठीक है, सो इंजन का हमारा स्पीड अगर हाई है तो ये प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हम हीट का इतना यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, कर पाएंगे जितना हमें करना चाहिए। सो इंजन की स्पीड आप लोगों ने देखी, आरपीएम बहुत हायर रहते हैं इंजन के। सो ये हमारा टाइम लॉस फैक्टर है, इससे हमारी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा डेविएट होती है, रिड्यूस होती है इफिशियंसी। नेक्स्ट वन इज हीट लॉस फैक्टर। सो जो लॉस हो रहा है हीट का वो सिलेंडर वॉल से हो रहा है, ये आप लोगों को पता ही है। सो हीट लॉस फैक्टर को हम कम नहीं कर सकते क्योंकि हमें इंजन को भी कूल डाउन करना है।
तो पेट्रोल इंजन में मैंने आप लोगों को बताया था कि पेट्रोल इंजन में हमें इंजन को कूल ज़्यादा करना है, क्योंकि ऑटो इग्निशन ना हो, नहीं तो अगर उसे टाइम मिल गया अगर कहीं से और टेम्परेचर कहीं से 450 से ऊपर मिल गया, देन हमारा फ्यूल ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास है फ्यूल के पास पहले से ही। डीजल इंजन में नहीं है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जॉस्ट ब्लो डाउन, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली ओपनिंग ऑफ द एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। सो जो टाइम लॉस फैक्टर है, इसके अंदर आप लोग जैसे देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, तो हम लोग क्या करते हैं, सो हमारा जो कंबशन एंड होता है और जो स्पार्क का इनिशिएशन कर रहे हैं इंजन के अंदर, सो ये हमारी क्रैंकशाफ्ट यूजुअली 30 to 40 डिग्री जब तक टर्न हो जाती है तब हमारा इनिशिएशन ऑफ स्पार्क और जो एंड ऑफ द कंबशन होना है उसके बीच में 30 to 40 डिग्री हमारा क्या होता है, ये क्रैंकशाफ्ट रोटेशन हो जाता है। मतलब मींस वहाँ पर हम पावर का यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हमें जो एक स्ट्रोक है उसमें कितना हमें क्रैंकशाफ्ट रोटेशन है 180 डिग्री, मतलब 40 हमारा वेस्ट हो गया, तो कितना पावर मिली बेटा 140 डिग्री में। इज क्लियर ना, ठीक है। सो अभी मैं जैसे आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा आगे कि कहाँ पे क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं। सो अब डायरेक्ट हम आते हैं आप लोग देखिए, ये अभी मैंने जैसे द पॉइंट 3 रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ गैसेस, ये आप लोग स्टडी कर लीजिए इसको, है ना। मैं आपको अभी डायरेक्ट डायग्राम पर ले चल रहा हूँ जहाँ देखते हैं हम लोग कि किस वजह से क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे। सो इसमें कंप्रेशन रेशियो दिया है नीचे, वी साइकिल डिवाइडेड बाय वी सिलेंडर डिवाइडेड बाय वी क्लियरेंस, है ना। सो ये नीचे हमारा कंप्रेशन रेशियो है, उसके अकॉर्डिंगली ऊपर हमारा प्रेशर है। सो देखिए अभी हमारा कंप्रेशन रेशियो कितना है, 6 से पहले दिख रहा है हमें, ठीक है। सो जो टाइम लॉसेस हैं इन पीवी डायग्राम में वो आपको इस डायग्राम में दिखेंगे, जो टाइम लॉसेस हैं। तो देखिए आप लोग, जो प्रेशर लॉस हमारा जो साइकिल था वो एक्चुअल फ्यूल एयर साइकिल बेटा कितना था, ये वाला। इज इट क्लियर, यहाँ तक जाना चाहिए था, ये प्रेशर यहाँ पीक प्रेशर जाना चाहिए था इस कंप्रेशन रेशियो के लिए। बट ये ग्राफ पहले से ही हमारा ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये डेविएट हो गया, मतलब ए बी सी 3 पॉइंट आ गए, ये स्ट्रेट लाइन है इसमें, तो इसमें 2 और 3 पॉइंट आए थे, तो इसमें ए बी सी पॉइंट पड़ गए हमारे। तो टॉप पॉइंट तो सी है हमारा, बॉटम पॉइंट ए है। तो इन तीनों को मिक्स करके हमने क्या किया, जो प्रेशर है हमारा देखिए कितना आया, 32-33 बार करीब करीब होगा यहाँ पे, ठीक है। देन ये देखिए 3 डैश पॉइंट आया एक, है ना। अगर इसी पर्टिकुलर लाइन को मैं ऐसे बात करता हूँ, डायग्राम को बढ़ाता हूँ, सो अगर इसके सामने एक लाइन ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट लाइन, और देन इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो 3 डैश पॉइंट मिलेगा मुझे। सो दिस इज द आइसेंट्रोपिक थ्रू सी। अगर सी पॉइंट से हम आइसेंट्रोपिक की बात करें, एंट्रोपी अगर कांस्टेंट है तो ये लाइन आएगा। बट हमारा एक्चुअल साइकिल आप देखिए बेटे, एक्चुअल साइकिल कौन सा हो रहा है बेटा, देखिए टाइम लॉस फैक्टर, है ना। क्रैंकशाफ्ट हमारा पहले ही रोटेट हो गया, 40 डिग्री हमारा वेस्ट हो गया हमारा एनर्जी। सो इसकी वजह से जो एनर्जी हमारा ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हुआ, क्या हुआ बेटा यहाँ पे, ये पहले डेविएट हो गया, है ना। ये हैचिंग वाला पार्ट अलग है। सो इस तरीके से हमारा ये जो डायग्राम है डिफरेंस होता है पर्टिकुलर जो हमारा एक्चुअल साइकिल है उससे। फ्यूल एयर साइकिल है जो टॉप में बनाया है मैंने। एंड देखिए आप लोग, ये हमारा एग्जॉस्ट ब्लो डाउन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, तो बेटा ये देखिए ये वाला कैसे कर्व हो रहा है ये। सो एक्चुअल हमारा कौन सा है बेटा, यही है। तो एग्जॉस्ट ब्लो डाउन की वजह से क्या होगा बेटा, ये डी पॉइंट से एकदम 1 पॉइंट पे आ जाएगा। सो 4 डैश और 4 डबल डैश, तो ये 4 डबल डैश आना चाहिए था, बट उससे पहले डी से 1 पे आ गया ये, है ना। सो ये हमारा लॉसेस जो एग्जॉस्ट ब्लो डाउन मैंने आप लोगों को बताया, और ये यहाँ पे टाइम लॉस दिख रहा है हमें, एग्जॉस्ट ब्लो डाउन की वजह से हमारा टाइम लॉस हुआ। हमने चार्ज पहले ही ओपन कर दिया वॉल्व को, तो देन क्या होगा, उसमें चार्ज रह जाएगा। मैंने बताया था आप लोगों को, जो हमारा कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स हैं वो रह जाएंगे और फ्रेश चार्ज इनटेक करेगा, ठीक है। तो चार्ज को हमें जल्दी बाहर निकालना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले इंजन से, ठीक है, और न्यू चार्ज फ्रेश चार्ज अंदर आए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया, ये हमारा टाइम लॉसेस है, ठीक है। और पीवी डायग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, ये इसमें आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से। नाउ वी कमिंग टू द दिस, जो हमारा कंप्रेशन रेशियो 6 लिया है उसमें देखिए आप, इग्निशन एडवांस फ्यूल एयर साइकिल के लिए देखिए, जो हमारा आइडियल साइकिल है वो हमारा फ्यूल एयर साइकिल है। 0 डिग्री इग्निशन एडवांस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इग्निशन हम टॉप डेड सेंटर पे ही कर रहे हैं,
है ना। सो जो जो मैक्सिमम साइकिल प्रेशर है वो कितना है, 44 बार, जैसे आपको यहाँ दिखा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये कितना 3 डैश 44 बार, ठीक है। तो 40 से ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, 44 बार आ रहा है। जब हमारा जो इग्निशन एडवांस है वो कितना रखा है, 0 डिग्री फ्यूल एयर साइकिल के लिए, है ना। सो जो प्रेशर 44 बार, एम ई पी मेन इफेक्टिव प्रेशर कितना 10.20, एफिशिएंसी हमारी 32.2%, एक्चुअल एफिशिएंसी ओवर फ्यूल साइकिल एफिशिएंसी दिस इज 1.00, ठीक है। नाउ एक्चुअल साइकिल इट इज इक्वल 0 डिग्री, मैक्सिमम साइकिल प्रेशर बार में कितना दिया है 23, है ना। तो एक्चुअल साइकिल में 0 डिग्री लिया बट हमारा प्रेशर कितना है 23, मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है बेटा 7.50, एफिशिएंसी कितनी रहेगी 24.1। सो एक्चुअल ओवर फ्यूल साइकिल एफिशिएंसी अगर हम देखें तो 75% रहेगी। हमें एक्चुअल कितनी वन हमारा वैल्यू आना चाहिए था, 100% आनी चाहिए थी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, बट हमारी एफिशिएंसी कितनी रहेगी 75%, ठीक है। फिर हम एक्चुअल साइकिल में अगर इग्निशन एडवांस को बढ़ाते हैं, मतलब 17 डिग्री बिफोर करते हैं, 17 डिग्री बिफोर हम इग्निशन करते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो टॉप डेड सेंटर पे नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। और टॉप डेड सेंटर के पहुंचने से पहले ही हमने क्या कर दिया, उसमें इस इग्निशन को दे दिया 17 डिग्री बिफोर, ठीक है। सो जो हमारा मैक्सिमम साइकिल प्रेशर है वो कितना 34। सो इसको जो इग्निशन एडवांस है इसको हम बोलते हैं BTDC। BTDC का मतलब है बिफोर टॉप डेड सेंटर। सो द मैक्सिमम साइकिल प्रेशर इज 34, मीन इफेक्टिव प्रेशर 8.35, एफिशिएंसी 26.3। देन हमारी एफिशिएंसी देखो बेटा कितनी हो गई 81% हो गई। अब मैं इग्निशन एडवांस को और बढ़ा दिया, सर मैंने प्लस कर दिया इसको 17 डिग्री और 18 डिग्री फिर प्लस कर दिया। सो मैक्सिमम साइकिल प्रेशर तो बढ़ गया हमारा, ठीक है 41 हो गया, पर मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारा जो इफेक्टिव हमारा प्रेशर है वो कितना 7.60, एफिशिएंसी 23.9%। नाउ वी गेट दी एक्चुअल एफिशिएंसी ओवर फ्यूल साइकिल एफिशिएंसी, इट इज 0.74%। सो कौन सा बेटा सबसे अच्छा है कि हम इग्निशन एडवांस अगर 17 डिग्री पे कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं हम 17 डिग्री BTDC बिफोर टॉप डेड सेंटर, सो इट इज 81%, ओके। नाउ वी कम इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आप इसमें देखिए द स्पार्क ऐड कहाँ पे हुआ है बेटा, टॉप डेड सेंटर, है ना। देखिए यहाँ पे स्पार्क ऐड टॉप डेड सेंटर, एडवांस 0 डिग्री। सो मैंने अभी जो जितने भी दिखाए थे, तो 0 डिग्री पे जाके देखिए प्रेशर कितना आ रहा है हमारा, ये देखिए मैंने अभी डिस्कस किया था ना आपके, 0 डिग्री पे देखिए कितना है 23 बार प्रेशर। सो ये कितना आ गया 23 बार प्रेशर, ये 25 वाला पार्ट है, इज इट ओके। सो यहाँ पे कहीं 3 डैश वाला पार्ट है, ये 3 डैश है हमारा। सो 1 2 3 डैश, देन फिर कमिंग होगा, फिर यहाँ एग्जॉस्ट फ्लो डाउन हो जाएगा, ये यहाँ पे कर्व हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा है, ये फ्यूल एयर साइकिल के लिए अगर हम 0 डिग्री पे बात करें तो ये कितना आ गया 10.2 32.3%। तो ये एक्चुअल डायग्राम है जो हमारे इंजन पे टेस्टिंग हुई है उसके एक्चुअल डायग्राम से, ठीक है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, तो एक्चुअल हमारा यही होता है, ऐसे होना चाहिए ग्राफ, पर ऐसा बनता नहीं है क्योंकि मैंने आपको लॉसेस बता दिए हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट देखिए 35 डिग्री एडवांस कर दिया मैंने। सो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो गया देखिए बेटा, यहाँ पे 7.6 बार, एफिशिएंसी कितनी 23.9, फ्यूल एयर साइकिल कितना हो गया 10.2 बार, एफिशिएंसी 32.2%। ये टॉप वाला पार्ट है, 3 वाला पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है 10.2 बार वाला मीन इफेक्टिव प्रेशर, है ना। सो इसमें जो प्रेशर दिख रहा है आपको वो कितना दिख रहा है, लगभग 46-45 बार करीब, जो मैंने 44 पॉइंट कुछ मैंने बताया था आप लोगों को, डिस्कस किया था। ये देखिए 44 0 डिग्री पे, है ना। ये हमारा कितना 35 डिग्री, है ना। तो 35 डिग्री पर ये अलग है, ठीक है। तो 35 डिग्री एडवांस कर दिया तो फ्यूल एयर साइकिल में प्रेशर कहाँ है, यहाँ बेटा, और एक्चुअल साइकिल में बेटा कहाँ पे, ये एक्चुअल साइकिल यहाँ। तो ये डिफरेंट डायग्राम है जो हमने इंजन्स की टेस्टिंग की है। जैसे आप लोग अगर लैब में आएंगे तो मैं आप लोगों को टेस्ट कराऊंगा, तो आपको वहाँ पे दिखेंगे ये ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, ठीक है। तो हम तो जो कैलकुलेशन से क्रिएट करते हैं वो एक्चुअल ग्राफ्स होते हैं, मतलब एयर स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं। देन जो हमें मिलते हैं साइकिल से जो एफिशिएंसी मिलती है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल साइकिल, ठीक है। सो ये 15 से 30 डिग्री के लिए बना है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना।
ये हमारा एक्चुअल साइकिल है, पीवी डायग्राम पावर लॉस ड्यू टू इग्निशन एडवांस, ठीक है। देन मैं ये आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरीके से ये आप लोगों के लिए कुछ मैंने एक्सरसाइज दी हैं, इसको आप देखिए, सॉल्व करिए, ठीक है। ये मेरे कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे इंडियन रिसर्च लेबोरेटरी IIT कानपुर, इसके अच्छा कुछ दिया है इसकी साइड का, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर, जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया आपको एक्चुअल साइकिल में किस किस तरह से हमारी जो साइकिल है, एक्चुअल साइकिल इफेक्ट होती है, तो मैं ये डिस्कस कर लिया है आपसे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने जो कुछ भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ हर लेक्चर में, सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो कि आपको इंजन की जो बेसिक थ्योरी है वो उससे रिलेशन में है ना। तो एक्चुअली होता क्या है इंजन में, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। और हमारी डेफिनेशन है ये हमें एक्चुअल बूस्ट देंगी जब हमें पहले से पता होगा कोई चीज़, और जो मैं बेसिक्स नॉलेज दे दूंगा आपको वर्बली, ओके। देन हम उसको कॉन्सेप्चुअल देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा हाँ सर ने ऐसा बताया था कि इसका यूटिलाइजेशन इस जगह पर है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि भाई सल्फर निकलता है डीजल इंजन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप तो समझ सकते हैं कि जो SPM है वो कितना है बेटा हमारा, जो पार्टिकल की जो माइक्रोन्स है वो 10 माइक्रोमीटर है, ओके। सो ये हमारे ब्रीदिंग में अंदर चले जाते हैं एयर के साथ, देन हमें प्रॉब्लम करते हैं, हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इससे, ठीक है। सो अब हम बहुत कुछ फर्स्ट यूनिट का बहुत कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं। देन हमें अब इसके जो लास्ट स्टेजेस हैं, जैसे कि मैं आपको वॉल्व टाइमिंग डायग्राम और पोर्ट टाइमिंग डायग्राम बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, और हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। मतलब 1 to 2 लेक्चर्स में हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, हीट बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ करते हैं इंजन की, कैसे बनाते हैं उसको, एंड हमारी जो वर्कआउट प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, ठीक है ना। तो अभी अगर आपको किसी इंजन पर टेस्टिंग करनी है तो आप लोग उस इंजन पर टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसकी भी एक स्लाइड प्रिपेयर करूँगा जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि इंजन पे कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं, कि ब्रेक पावर कब टेस्ट होती है ना, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हम कैसे निकालते हैं इंजन में, तो और हमारे जो एग्जॉस्ट इमिशंस निकलते हैं वो आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ यहीं पे। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर, और आगे आप मेरे लेक्चर्स देखते रहिए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टुडेज लेक्चर एंड्स हियर।